गुरचरण सिंह बब्बर नाम एक आदमी, मेरे हिसाब से वो आरएसएस से शायद रिलेटेड है। उसने हमारे साथियों को धमकाने की कोशिश की है कि यहाँ पे आर्मी आके कुछ कर देगी, कुछ कर देगी। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने आदमी वो सोचते हैं उससे ज़्यादा आर्मी के पर्सन हमारे इस संघर्ष में हैं। हम लोग भी रिटायर्ड हैं, हमारे सर्विसमैन भी हैं जिन्होंने वर्दी अभी नहीं पहनी, वो भी हमारे साथ हैं। हम लोग अगर हमारा बाप हमारा खेती करता है तो हम लोग सेना में बॉर्डर के ऊपर अपने देश की रक्षा करते हैं। जी, चरणजीत सिंह आपने जिन बब्बर साहब का नाम बताया वो क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे सेना आके कुछ कर देगी? जी, उन्होंने एक अपनी वीडियो क्लिप बना करके उनके बीजेपी के आईटी सेल ने काफ़ी ज़्यादा उनको वायरल किया। उसके हिसाब से उन्होंने लोगों को बस डराया धमकाया कि आ करके आपकी ट्रालियाँ छीन लेंगे, लोगों को लाठीचार्ज होगा, गोली चलेगी, 84 का टाइम आ जाएगा। अरे कहाँ आ जाएगा यार, वो टाइम चले गए जब लोगों को कुछ नहीं मालूम था, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन से गांव से आए हैं और जिस गांव से आए हैं वहाँ कितने लोग रहते हैं और यहाँ पे कितने लोग आए हैं? हम लोग एक ब्लॉक लेवल पे हमारी ये कमेटियाँ बनी हुई हैं। दोआबा संघर्ष कमेटी हमारा किशनगढ़ से ये हमारा यहाँ पे लंगर चल रहा है। हम उसके हिसाब से हमारे आसपास के जो 83 गांव हैं, 83 गांव से अलावा और 24 गांव और अलग हैं, वो सभी गांव से लोग आते हैं यहाँ पे। लगभग हम लोग यहाँ पे 150-200 आदमी अपने ब्लॉक लेवल पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनको रोटेट करने के लिए जब ये हमारे बंदे किसी को काम पड़ता है तो हम लोग जिसको ज़रूरत है वो चला जाता है, दूसरा आदमी उसकी जगह। जो आप कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल से क्या मतलब है? और ब्लॉक लेवल पे कितने, एक ब्लॉक में कितने लोग होते हैं? ब्लॉक लेवल का कहने का मतलब है कि हमने अपना वो इलाका समझा है। जैसे दुआबा मीन्स है, वहाँ पे हमारी आलू की खेती ज़्यादा होती है। वो हमने अपनी एक कमेटी बना रखी है, हमारी दुआबा संघर्ष कमेटी है। तो वो हमारी आलू की जितनी आसपास में फसल होती है उसमें कोई सरकार के द्वारा निश्चित किए हुए गाँव नहीं है, वो हमारे किसानों के ही अपने निश्चित किए हुए गाँव हैं, क्योंकि हम एक दूसरे उस कमेटी के साथ में हम लोग जुड़ते हैं। अच्छा, मतलब सरकार द्वारा नहीं डिसाइड किया है, वो आप लोगों ने डिसाइड किया है कि कौन कहाँ कितने लोग रहेंगे। अच्छा, आपने ये फौज की वर्दी पहनी हुई, तो क्या आप पहले फौज में थे या अभी हैं फौज में? जी, मैं पहले फ़ौज में था। मैं पंजाब ग्रुप से हूँ। मैं पहले आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं जो सरकार को बता देना चाहता हूँ, ख़ासकर मैं उसके लिए वर्दी पहनी है। मैं आपको बता दूँ कि जो गुरचरण सिंह बब्बर नाम एक आदमी, मेरे हिसाब से वो आरएसएस से शायद रिलेटेड है। उसने हमारे साथियों को धमकाने की कोशिश की है कि यहाँ पे आर्मी आके कुछ कर देगी, कुछ कर देगी। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने आदमी वो सोचते हैं उससे ज़्यादा आर्मी के पर्सन हमारे इस संघर्ष में हैं। हम लोग भी रिटायर्ड हैं, हमारे सर्विसमैन भी हैं जिन्होंने वर्दी अभी नहीं पहनी, वो भी हमारे साथ हैं। हम लोग अगर हमारा बाप हमारा खेती करता है तो हम लोग सेना में बॉर्डर के ऊपर अपने देश की रक्षा करते हैं। हम जन्म से लेकर के लास्ट तक, जैसे उत्तर भारत का एरिया है हमारा, जितने भी मुग़ल आज तक अटैक हुए हैं हम लोगों ने झेले हैं। तो आज तक हम आगे भी झेलते आ रहे हैं आगे, और हमें ऐसा कि हम लोग आगे भी झेलें। जी, आपका नाम चरणजीत सिंह है। जी, चरणजीत सिंह आपने जिन बब्बर साहब का नाम बताया वो क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे सेना आके कुछ कर देगी? जी, उन्होंने एक अपनी वीडियो क्लिप बना करके उनके बीजेपी के आईटी सेल ने काफ़ी ज़्यादा उनको वायरल किया। उसके हिसाब से उन्होंने लोगों को बस डराया धमकाया कि आ करके आपकी ट्रालियाँ छीन लेंगे, लोगों को लाठीचार्ज होगा, गोली चलेगी, 84 का टाइम आ जाएगा। अरे कहाँ आ जाएगा यार, वो टाइम चले गए जब लोगों को कुछ नहीं मालूम था, सब लोग पढ़े लिखे हैं। सबको मालूम है, पढ़े लिखे होने की वजह से ही जे बीजेपी की गवर्नमेंट को लेने के देने पड़ रहे हैं। उनको अपने बिल के बारे में कुछ अमेंडमेंट करने के उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या सके इसके बीच में। जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। अगर ये किसी तरह की भ्रांतियाँ, लोग इस तरह के बयान अननेसेसरीली दे रहे हैं, शायद क्यों दे रहे हैं, उनका क्या उसके पीछे औचित्य है, क्या मंतव्य है, वो वही जानते होंगे। लेकिन यदि ऐसी सरकार की मंशा होती या ऐसी सरकार कर सकती होती तो शायद वो पहले ही प्रयास ऐसा कर लेते। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से मना कर दिया है। सरकार से कुछ एक लोगों ने पिटीशन डाली थी और उस पर फिर सरकार भी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आंदोलन को निरस्त करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम इसमें फ़िलहाल अभी कोई दखल नहीं देंगे, और ये उनका राइट है, ये उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, और उनको प्रोटेस्ट करने दिया जाए। तो अभी बातचीत चल रही, तो मैं समझता हूँ इसमें हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से आ जाते हैं तो
आप समझते हैं जैसे कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में भी बहुत सारे कुछ लोग ऐसे आ गए, पीछे कुछ खालिस्तानी बता दिया, कुछ बता दिया, तो कई बार क्या होता है कि चीज़ें माहौल को बिगाड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं। 100 लोग अगर अच्छे हैं तो 2-4-5 लोग ऐसे हो जाते हैं, मुझे लगता है हर क्षेत्र में, जो चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं। आप ये जो लंगर चला रहे हैं तो ये कितने दिनों से चल रहा है ये लंगर? हम 26 तारीख को इतने पहुंचे हैं, उसी दिन से लंगर चालू चल 26 है, यानी कि आज 24वां दिन हमारे इस आंदोलन का आप लोगों का यहाँ पे हो गया है सिंघू बॉर्डर पे। तो ये मैं एक चीज़ और यहाँ पे देख रहा हूँ कि लगभग हर 10 कदम, हर 20 कदम के बाद लंगर लगे हुए हैं, छोटा बड़ा हर तरीके का। तो इतने लंगर की क्या वाकई में आवश्यकता है? हाँ जी, मैंने कहा इतने लंगर की जरूरत है क्या? जरूरत है। जहाँ मर्जी कोई खा सकता है, हमारे की गांव वाला भी खाता है, जो हमारे नज़दीक है, कोई दूसरा भी आता है, सभी इतने खाना खाता है। कोई किसी जुग्गी वाला भी हमारे से लेके हाँ, जाता है। ये बता रहे हैं कि सब लोग जितने यहाँ पे आसपास के लोग हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, सब लोग हैं, वहाँ के भी लोग यहाँ पे आके खा रहे हैं। बट जैसे मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हर 10 कदम पे एक लंगर है, छोटा बड़ा, तो क्या इतने सारे लंगर्स की जरूरत थी क्या? हाँ, लंगर की जरूरत है। जो सभी बंदा भूखा मरता है उसको भी खाना मिलता है। साढ़े मोदी साहब ने तो ये भी नहीं पता है कि कितने जुग्गी में रोज भूखा लोग सोते हैं। किसी को जो अन्न खाएगा तो सोएगा ना। जी, कह रहे हैं कि मोदी साहब को ये नहीं पता है कि कितने लोग भूखे सोते हैं झुग्गी में। और इन्हीं की बात से एक बात ये भी आप लोग समझ लीजिए कि हमारा देश, अभी जो एक सर्वे हुआ था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहा जाता है, और उसका हर बार एक रैंकिंग आती है। हमारा जो देश है 94 नंबर पर आया है, 94th नंबर पे आया है। 102 देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और भुखमरी में हमसे कौन कौन से बेहतर देश हैं? पाकिस्तान हमसे बेहतर है, नेपाल हमसे बेहतर है, बांग्लादेश हमसे बेहतर है, श्रीलंका हमसे बेहतर है, इंडोनेशिया हमसे बेहतर है। यानी कि ये छोटे छोटे देश भी, जिनको गरीब और जिनको हम अपने आसपास नहीं समझते हैं, ये देश भी भुखमरी में अपनी जनता को बेहतर खिला पा रहे हैं, बेहतर फिट कर पा रहे हैं। और हम जो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा भूखे हैं क्योंकि उन तक भोजन नहीं पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम किसान आंदोलन की आप लोग बात कर रहे हैं, ये जब बात कर रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन, और साथ के साथ आप ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा ये बिल कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो अगर ऐसे ये हट चलती रही तो कितने दिन तक ये हट चलेगी? आपकी तरफ से भी है, सरकार की तरफ से भी? जितनी तरह सरकार जब तक मानती नहीं है तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। चाहे 6 महीने लग जाएं, चाहे साल लग जाए, जहाँ ही रहेंगे। तो अगर 6 महीने साल भर लग जाएंगे तो सभी लोगों के अपने अपने काम भी हैं, मान लीजिए खेती भी करनी है, किसानी भी करनी है, और अगर कुछ काम होंगे तो वो फिर कैसे चलेंगे? देखो जी, जितना देर मोदी मानता नहीं ना, इधर लंगर भी ऐसे चलेगा। गुरु नानक देव जी का लंगर है, कभी भी बंद नहीं होगा। और हमारा जो पीछे वाला काम है हमारे पड़ोसी कर रहे हैं। जो इधर है ना पीछे, जो हमारा काम है, हमारे पड़ोसी 2-2, 3-3 आदमी का एक आदमी रात दिन काम कर रहा है, बराबर काम चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आपसी सहयोग से सारा काम वहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। जो लोग अगर वहाँ के यहाँ आ गए तो उनके जो आपके गाय भैंस होंगी या खेती होगी वो देख रहे हैं। जो हमारे गांव का बंदा है वो हमारा काम देख रहा है पीछे में। हमारा काम पूरा पहले से भी ज़्यादा पूरा चलता है। हम जितना देर मोदी रद्द नहीं करता कानून, उतना देर वापस नहीं जाएंगे। तो चरणजीत सिंह, जैसे बताइए, आप तो फौज से भी रहे, बट ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तो इसका हल क्या निकलता है, कैसे निकलेगा? इसका हल निकलना इतना ज़्यादा हम आसान भी नहीं मानते, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक सरकार का अड़ियल रवैया मान लें कि वो एक ठान के बैठे हैं कि जो हमने कानून बना दिया उसका हम रद्द नहीं करेंगे। अगर वो अपने देश के जवानों और किसानों के हित में इस कानून को एक बार रद्द करके फिर से उसमें अमेंडमेंट करके फिर से बिल ले आएँ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा सर। तो अमेंडमेंट करने, आप कह रहे हैं अमेंडमेंट करें या रद्द करें? पहले इन कानूनों को रद्द करें, उसके बाद अगर उन्होंने किसानों के हित में कोई कानून लेके आना है उसके बाद में लेके आए, उसमें हमारे मेंबर को बिठाए, उसका क्या अच्छा बुरा परिणाम है उसको पहले देखें, फिर उसके बाद में कोई कानून लेके आएं। लेकिन जैसे भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं, जब सरकार लिखित में आश्वासन दे रही है तो उसको हम क्यों नहीं मान रहे? जी नहीं, लिखित में आश्वासन हमारे पास कोई नहीं आ रहा। अगर हम सही मायने में देखें तो कल भी हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी की कल एक स्पीच में सुन रहा था, जो एमपी में उन्होंने अपने किसानों को साइट के जरिए, नेट के जरिए उन्होंने दी, उसके बीच में भी देखने को ये मिला कि उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला अपने जवान के बीच में कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, गारंटी मिनिमम सेल प्राइस की हम लोग गारंटी देते हैं। कि मान लीजिए कि उन्होंने कल मक्की का उन्होंने बोला
स्पेशल मक्की के ऊपर उन्होंने बोला कि हम 2100 रुपया हम देते थे, पुराने वाली सरकार 1400 रुपया देती थी। तो मैं मोदी जी को ये बता देना चाहता हूँ, श्रीमान आप जी ने ये तो बोल दिया कि आप 2100 रुपया आपने MSP दिया आप लोगों ने हमको, लेकिन वही मक्की हमारी मंडी के बीच में 400 रुपये क्विंटल बिकी, 600 रुपये क्विंटल बिकी। कोई 2100 रुपये की MSP के ऊपर कोई उठाने वाला नहीं था। तो ये जब 2100 रुपए की अगर उन्होंने MSP कही और जो आप 400-500 रुपए क्विंटल कह रहे हैं, तो इतना रेट में फर्क क्यों आया? और जो MSP है यानी कि जो मंडियां हैं वो खरीदती हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि मक्की के ऊपर सरकारी जो खरीद है वो बंद कर दी सरकार ने। तो अपनी MSP बना दी कि हमने 2100 रुपया क्विंटल के हिसाब से हमने मक्की का सरकार ने MSP बना दी, घोषित कर दी, लेकिन साथ के साथ सरकारी खरीद बंद कर दी। तो इससे फिर क्या फायदा हुआ? मतलब उस रेट का क्या फायदा, उस भाव का क्या फायदा हुआ? वही तो, इसीलिए तो किसान उनसे पूछ रहा है कि अगर आपकी सरकारी खरीद बंद हो गई तो प्राइवेट वाला तो बोलता है मैं इसको 400 रुपये में खरीदूंगा। किसान की मक्की मंडी के बीच में एक एक हफ्ता पड़ी हुई सड़ रही है, वो लास्ट में आके दुखी हो जाता है कि हाँ ठीक है भाई 400 रुपये में ले जा यार, जे खराब हो जाएगी। फिर उसी के लिए जे अडानी के जो बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं कि वो वहाँ से उठाएंगे सस्ते रेट में, जा करके फिर महंगे रेट में जा करके बेचेंगे। किसान अवेयर है, पढ़ा लिखा है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो हमारे बाप हैं, हम लोग इनको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये एक चीज़ और देखिए समझ में आई, आज ये पहली बार यहाँ इतने दिनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि ये चीज़ निकल के आई कि सरकार ने MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद जो सरकारी खरीद है वो बंद कर दी। अब ऐसी स्थिति में जब सरकारी खरीद बंद कर दी जाएगी तो फायदा क्या हुआ उस MSP का? क्योंकि उसका तो कोई औचित्य ही नहीं रह गया। और ऐसी ही स्थितियां बहुत सारी अलग अलग है। अगर आप गन्ना किसानों को देखें, उनका 2-2 साल का बकाया पड़ा हुआ है। अगर किसानों को उनकी फसल का पैसा उसी फसल में नहीं मिल रहा है तो अगली खेती वो कहाँ से करेंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर किसान कर्ज लेता है, कर्ज ना चुकाने की इसकी स्थिति में बैंक कुर्की करती है और कई बार किसान हम देखते हैं कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी बनी हुई हैं। एक चीज़ और बताएं मेरे को, अगर मान लीजिए जहाँ पे आप लोगों के यहाँ जो किसानी होती है, खेती होती है, और यहाँ पे आंदोलन में सबसे ज़्यादा पंजाब के किसान आए हुए हैं, हरियाणा के भी हमें कुछ दिख रहे हैं, लेकिन सबसे मेजॉरिटी में पंजाब के किसान हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या किसान पंजाब के ज़्यादा जागरूक हैं और बाकी प्रदेशों के किसानों को समझ में नहीं आ रहा, या उनको ज़रूरत नहीं है? ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ MSP ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ। जी, आप देखिए इनकी बात, आप लोग बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग बातें हो रही हैं कि पंजाब का किसान ही क्यों आया है। पंजाब का किसान इसलिए आया हुआ है कि MSP पूरे देश में 6 से 8% लोगों को ही MSP मिलती है और उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान उसको ले रहे हैं, उन सुविधाओं को। लेकिन बाकी प्रदेशों में जिस तरह से कह रहे हैं MSP बंद कर दी या MSP दी नहीं जाती है और किसान वहां का जागरूक ही नहीं, जब उस व्यक्ति को अपने उस सुख का पता ही नहीं है तो उस आने वाले दुख को वो कैसे समझेगा? दूसरी बात, जब अभी कह रहे थे चरणजीत सिंह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। हम बार बार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आंदोलन यहाँ हो रहा है, किसान यहाँ सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली के बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहां से घोषणा कर रहे हैं, कहां से किसानों से संवाद कर रहे हैं? कभी वाराणसी से करते हैं, कभी कच्छ से करते हैं, और आज मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे कल। तो क्या किसानों को, अगर दिल्ली में बैठे हुए किसानों को, दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, उनके मंत्रीगण, उनके प्रवक्ता अगर यहाँ संबोधित करें, उनसे संवाद बिठाएं, मैं समझता हूँ जल्दी और ज़्यादा बेहतर हल निकलेगा। सब लोग टीवी चैनल्स पे आके अपनी एक तरफा बात करते हैं और एक तरफा बातों से कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। इस आंदोलन को जल्दी समाप्त होना चाहिए, जल्दी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि किसानों को घर भी जाना चाहिए। ऐसी ठंड में जब 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है तो क्या हो रहा है? हम अपने घरों में, छतों के नीचे हैं, लेकिन ये सब आप देख लीजिए,
खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और इनकी आप हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक संवाद बेहतर तरीके से नहीं होगा, मोदी जी अगर यहाँ के किसानों से जो आंदोलन पे बैठे उनसे संवाद नहीं करेंगे और इधर उधर संवाद करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ इसका हल नहीं निकलेगा। धन्यवाद, नमस्ते।